सो इन टुडेज क्लास हमने अभी तक बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ लिए हैं जो बेसिकली जिनमें थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम आर एम्ड एट सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा और उसमें एक बहुत अच्छी चीज हमने ये देखी कि वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट्स और वोल्टेजेस अगर उस सर्किट में एसी सोर्स और डीसी सोर्स साथ में प्रेजेंट हो। इन मेन थ्योरम्स के अलावा लाइक वी स्टडीड अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि किसी नेटवर्क से कैसे मैक्सिमम पावर को ड्रॉ किया जाए, राइट। सो इन सब मेन थ्योरम्स के अलावा देर आर मोर थ्योरम्स जिनको आज हम एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इनमें से कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो बहुत जनरलाइज्ड हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं। सो वो हम इंटेलिजेंटली हम इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे जहां इनकी नीड हो। ओके, सो आज हम लोग जो थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट वन विल बी मिलमैन्स थ्योरम, देन विल गो टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, देन टू कॉम्पनसेशन थ्योरम एंड फाइनली टेलीगेंस थ्योरम। ये सारे थ्योरम्स में हम एग्जांपल्स लेकर देखेंगे कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट फॉर टेलीगेंस थ्योरम जो आप देखोगे कि बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म है of law of conservation of energy. Okay, so let us start. Let's take them one by one. मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो where we are required to find the load current. Okay, this circuit is given where we are required to find this current. तो हमें मालूम है कि इसके लिए जो हम मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे, आइदर ब्रांच करंट मेथड और मैश करंट मेथड और नोडल एनालिसिस, या फिर जो हम थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, तो it will take it will be like a long procedure. मिलमैन्स थ्योरम हमें इस तरह की एक स्पेसिफिक कंडीशन को एड्रेस करने की फैसिलिटी देता है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? आप देखो कि ये वाला जो सोर्स हमने शो किया है, ये एक आइडियल डीसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेसिस्टेंस है सीरीज में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है of an ideal voltage source in series with a resistance, this combination is basically a practical or real voltage source. और यहां पर हम अगर इस सर्किट को देखें तो हमें ये दिख रहा है कि तीन प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, वोल्टेज सोर्सेस। और ये जो ओवरऑल हमें यहाँ पर जो वोल्टेज दिखना चाहिए, दैट वोल्टेज इज बीइंग फेड टू दिस रेसिस्टेंस विच इज द लोड रेसिस्टेंस। तो मिलमैन्स थ्योरम हमें फैसिलिटी देता है कि इस वोल्टेज को जो इनके क्रॉस दिखाई देगा हमें, और जो रेसिस्टेंस दिखाई देगा, उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिलमैन्स थ्योरम, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, व्हिच मींस दैट इट इज एप्लीकेबल टू एसी सर्किट्स आल्सो। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास सेवरल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज हैं, V1 V2 V3, which are in series with impedances, उनके respective impedances Z1 Z2 है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को एक सिंगल आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इस वोल्टेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेशियो लेंगे, सी वी विल टेक V1 डिवाइडेड बाय Z1, यानी पहली जो ब्रांच है उसका वोल्टेज सोर्स और उसका इंपीडेंस, प्लस V2 by Z2 प्लस V3 by Z3 एंड सो ऑन, देन Vn by Zn। अब ये देखो वोल्टेज बाय इंपीडेंस यानी करंट का यूनिट है, करंट होगा यहाँ पे, एंड दिस सम इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस इंपीडेंसेस, यानी 1 by Z1 प्लस 1 by Z2 एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस वोल्टेज, और उसके साथ जो इंपीडेंस है, दिस इज 1 by Z1, 1 by Z2, 1 by Z3 एंड सो ऑन। अगर आप ये वैसे भी आप निकाल सकते हो, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालोगे तो आप सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दोगे और हमें ये सारे इंपीडेंसेस पैरेलल में दिखाई देंगे।
ऑलराइट, सो हम देखो यहाँ पर इसको कितना इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे। हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ए और बी के बीच में एक ही वोल्टेज होगा और एक रेसिस्टेंस होगा, जस्ट लाइक व्हाट वी डू फॉर थेवेनिन्स थ्योरम, लेकिन इसका एक बहुत स्पेसिफिक केस है। ये 10 ओम रेसिस्टेंस है। अब ये वाला वोल्टेज जो है V, विच इज एज गुड एज VTH, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी, पहली ब्रांच में वोल्टेज है 1, उसका इंपीडेंस रेसिस्टेंस है 1, सो 1/1 प्लस 2/2 प्लस 3/3, तीन ही ब्रांचेस है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इम्पीडेंसेस, यानी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, राइट। सो V जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो R है ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जब हमें ये वैल्यूज पता लग जाती तो हम इस करंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो मिलमैन्स थ्योरम हमें इस तरह की फैसिलिटी देता है। वोल्टेज सोर्सेस की जगह ये करंट सोर्स भी हो सकते हैं, है ना। हमें मालूम है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इंपीडेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद एन इंपीडेंस। तो सेम सर्किट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर वोल्टेज सोर्सेस सीरीज पैरेलल में थे, यहाँ पर करंट सोर्सेस सीरीज में है। तो ये देखो, ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये कॉम्बिनेशन। I1 जो सोर्स है एक आइडियल करंट सोर्स है, इसके साथ में पैरेलल में है इंपीडेंस Z1। तो ये जो सिचुएशन है ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की है। तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस को जब हमने इस तरह से जोड़ा है तो इनका एक इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, राइट। और हम सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस ओवरऑल करंट एंड इंपीडेंस। सो मिलमैन्स थ्योरम हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्किट के लिए सिंप्लीफिकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है टू कैलकुलेट द करंट्स। यहां पर बस हमें एक चीज याद रखनी है, यहां पर मैंने जो एग्जांपल शो किया है यहाँ पर पोलैरिटी सबकी सेम है। ये पोलैरिटी अगर चेंज्ड होती, मान लो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो इस तरह से होता और दूसरा वोल्टेज सोर्स इस तरह का होता और थर्ड वोल्टेज सोर्स इस तरह का होता। लेट अस से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 and this EMF is E1, E2 and E3, और यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस है और एक रेसिस्टेंस यहाँ पर भी है, लेट अस कॉल इट R4। तो ये वाले जो लोड टर्मिनल्स हैं P एंड Q, इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेसिस्टेंस, हम इसको रिप्रेजेंट करते विद RL हियर। ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता R और ये इक्विवेलेंट EMF होता E। अब देखो E हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट आर्म जो है उसके लिए हम लिखते हैं E1/R1, लेकिन सेकंड में देखो पोलैरिटी रिवर्स है, तो मैं इसको लिखता माइनस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस यहां पर एक और ब्रांच है, इसमें रेसिस्टेंस है लेकिन EMF नहीं है, तो EMF इज 0, रेसिस्टेंस इज 4 डिवाइडेड बाय 1/R1। जब रेसिस्टेंसेस ले रहे हैं तब माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम थेवेनिन्स में भी वैसे ही करते हैं, इनको डीएक्टिवेट कर देते तो हमें सारे रेसिस्टेंसेस पैरेलल में दिखते हैं। सो दिस विल बी प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो इस तरह से हम E कैलकुलेट करते हैं। और R कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इससे सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है और इमीजिएटली इस करंट को कैलकुलेट कर लें। सो दिस इज मिलमैन्स थ्योरम। ये बेसिकली हम क्या चीज को एड्रेस कर रहे हैं, मल्टीपल DC सोर्सेज हैं which are connected in parallel and then this parallel connection is feeding a load। ये जो मल्टीपल DC सोर्सेज है अपने आप में प्रैक्टिकल सोर्सेज है, यानी हमें सर्किट में कैसे दिखाई देंगे, कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेसिस्टेंस। या फिर इसका कॉन्वर्स जो इसका जो डुअल जो फॉर्म है वो ये होगा कि करंट सोर्सेज हैं विच आर इन सीरीज। ऑलराइट, यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिल रहा है वो एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ही है या नॉर्टन्स मिल रहा है करंट के केस में। This theorem is applicable only to independent voltage sources with their internal series impedances connected directly in parallel or independent current sources with their internal series admittances directly connected in series।
ये थ्योरम ऐसे सर्किट्स में हम अप्लाई नहीं करेंगे जहां पर इंपिडेंस या डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर एक कोई कनेक्शन, इसी तरह का एक सर्किट मैं बना देता हूं, लेट अस से 3 सोर्सेज आर देयर, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अब ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ रियल वोल्टेज सोर्सेज नहीं है, नाउ द सर्किट इज चेंज। तो ऐसी जगह पर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। This theorem is not useful for circuits with less than 2 independent sources, है ना। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो कोई फायदा नहीं है इसको अप्लाई करने। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत स्पेसिफिक फॉर्म बताई थी मिलमैन्स थ्योरम की। इसकी एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन भी है जो कि बहुत आसान है। ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है S और हमें ये वाले वोल्टेजेस पता है विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन रेफरेंस जो कि है कैपिटल N, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सिंपलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन S एंड N वो इस तरह से एक्सप्रेस होगा। यानी हर ब्रांच, बेसिकली ये KCL का ही एक्सटेंशन है। देखो KCL में क्या हो रहा है, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जनरल ब्रांच को हमने कहा P, तो इनका अलजेब्राइक सम क्या होना चाहिए, 0। तो आप इनमें से कोई भी ब्रांच देख लो, मान लो ये वाली ब्रांच है, तो इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस, है ना। और डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो है, 1 बाय इम्पीडेंस इज एडमिटेंस, राइट। सो करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एडमिटेंस मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी जो pth ब्रांच है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो दिस टर्मिनल माइनस दिस टर्मिनल, इनके पोटेंशियल्स, तो वो डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद yp गिव्स यू द करंट। तो इनका जो अलजेब्राइक सम है वो 0 है, और इसी को हम एक्सपेंड करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट दिस पोटेंशियल एज विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन रेफरेंस। मतलब ये जनरलाइज टाइप का एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ मिलमैन्स थ्योरम, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो हम कर रहे हैं उसको हम बेसिकली मल्टीपल डीसी सोर्सेज हैं, अगर वोल्टेज सोर्सेज है तो पैरेलल में, करंट सोर्स है तो सीरीज में, उस तरह की सिचुएशन के लिए हम इसको अप्लाई कर। इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, आप भी थोड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो ये वाला एक सर्किट है हमारे पास, लेट अस कॉल दिस एज सर्किट 1। इस सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है 72 वोल्ट्स जो इस नेटवर्क को पावर फीड कर रहे हैं, नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंसेस। अब इस नेटवर्क में हमने एक छोटा सा चेंज किया, ये एक अलग सर्किट है, दिस इज सर्किट 2। यहां पर क्या किया, ये जो ब्रांच थी BD, वहां पर हमने एक नया वोल्टेज सोर्स लगा दिया है ऑफ 36 वोल्ट्स। ठीक है, हमारा जो टारगेट था वो हमें ये वाला करंट कैलकुलेट करने का था। तो ये एक ओरिजिनल सर्किट है, हमें बताया गया कि इस ओरिजिनल सर्किट में ब्रांच BD में 36 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया है। अब आप 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट करें। तो अगर हमने ये वाला करंट कैलकुलेट कर लिया है और सर्किट में अगर आप किसी ने चेंज कर दिया ऐसा, तो हमें सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो हमें सारी मेहनत फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे देता है फ्लेक्सिबिलिटी, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन ये प्रॉब्लम आप बस ध्यान से देख लो, एक एडिशनल वोल्टेज सोर्स है सर्किट में और कोई चेंज नहीं है, नेचुरली जो करंट था 2 ओम का वो चेंज हो जाएगा, तो हमें वो नया वाला करंट फाइंड आउट करना है। लेकिन हम वो पूरी मेहनत फिर से नहीं करेंगे कि हमने पूरा एनालिसिस फिर से किया। ओके, तो देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, इन एनी लीनियर बायलेटरल एंड टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, टाइम इनवेरिएंट है मतलब ये जो पैरामीटर्स है वो टाइम के फंक्शन नहीं है, द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब जहां से हम एनर्जी दे रहे हैं, रिस्पॉन्स मतलब जिस क्वांटिटी को हम देख रहे हैं जो कि वोल्टेज है या फिर करंट है, द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन्स सेम
फॉर एन इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। अगर आप एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दोगे तो जो रेशियो है वो सेम रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं इस स्टेटमेंट को। मान लो हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, दिस इज अ नेटवर्क, ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। इस नेटवर्क को मैंने पावर फीड करी विद द हेल्प ऑफ दिस करंट सोर्स, यानी ये जो करंट है I1, ये करंट क्या है, दिस करंट इज एक्टिंग लाइक एन एक्साइटेशन टू दिस नेटवर्क, एक्साइट कर रहा है इस नेटवर्क। ओके, हम लोग फॉर एन एज एन एग्जांपल हम ये 5 ओम रेजिस्टेंस पर फोकस कर रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज हम कैसे देख रहे हैं, ये हम एक वोल्ट मीटर से देख रहे हैं। ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये एक वोल्ट मीटर है ना, इसमें V जो है अंदर लिखा हुआ है सर्कल के, दिस इज अ वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्टेज हम देख रहे हैं अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, ये क्या है, उस एक्साइटेशन का आउटपुट है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ऑलराइट, तो इस नेटवर्क के लिए I1 जो है वो क्या है, एक्साइटेशन है, और जो वोल्ट मीटर से हम जो वोल्टेज देख रहे हैं, लेट अस कॉल इट V1, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। तो हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क के लिए इनका रेशियो देख लेंगे, आइदर V1 by I1 और I1 by V1। तो यहां पर हम इनका रेशियो देख रहे हैं, रेशियो ऑफ द रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन। तो मैंने लिया है एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स, यानी I1 by V1। इस सर्किट में अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो वोल्टेज अक्रॉस दिस आपको और ये जो इनपुट करंट I1, इनका जो रेशियो है वो दिखाई देगा आपको 21/5। मैंने यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं करा है करंट, आप एक नॉर्मली एक ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इस नेटवर्क में इनकी पोजीशंस इंटरचेंज करें। किनकी पोजीशंस, एक्साइटेशन की और रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स कहां पर लगा हुआ था, 5 ओम के साथ लगा, एक्साइटेशन कहां लगा था, 1 ओम के साथ लगा था। हमने क्या कर दिया, उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर। देखो सेकंड वाले नेटवर्क में हमने क्या किया, हमने जो एक्साइटेशन लगा दिया वो लगा दिया हमने 5 ओम के साथ। नाउ दिस करंट सोर्स इज एक्टिंग लाइक एन एक्साइटेशन टू दिस नेटवर्क, और रिस्पॉन्स हम कहां देख रहे हैं, 1 ओम के अक्रॉस देख रहे हैं, राइट। सो दिस वोल्टेज across 1 ohm resistance, this is acting like a response। यानी सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, I2 एक करंट है, हमें मालूम है ये करंट सोर्स से आ रहा है, तो 1 ओम का हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और जब आप उस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लोगे तो इनका रेशियो ले लोगे, I2 जो करंट था और इस वोल्टेज को हमने कहा V2। तो जब आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे तो आप ये देखोगे कि I2 by V2 भी 21/5 ही आएगा। यानी जब आप नेटवर्क में एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज करोगे तो उनका जो रेशियो है दैट रिमेन्स सेम। यहां पर एक और चीज नोटवर्दी है कि मैंने रेशियो की बात करी है, यानी ये करंट I2 जो है वो I1 के इक्वल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो प्रोपोर्शनली वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो in any linear bilateral and time invariant network the ratio of response to excitation हमारे लिए है वो V1 by I1 या फिर I1 by V1, that ratio remains same for an interchange of the position of excitation and response। आप उनको अगर इंटरचेंज कर दोगे तो वो रेशियो सेम रहेगा। तो हमें बस यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि किस चीज को हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं और किस चीज को हम एक्साइटेशन कह रहे हैं। अगर ये हमारे लिए क्लियर है चीज, तो हम इस नेटवर्क को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन क्या था, हमारे लिए क्वेश्चन ये था कि ये एक ओरिजिनल नेटवर्क है जिसमें 72 वोल्ट का सोर्स है और ये वाला करंट हमें पता चल गया कितना है। अब इस नेटवर्क में एक चेंज लाया गया कि जो BD ब्रांच थी उसमें 36 वोल्ट का एक सोर्स लगा दिया गया है, 72 इज ऑलरेडी देयर। अब ये करंट बताओ कि ये कितना आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो हम इसको रेसिप्रोसिटी से हम कैसे इसको सॉल्व करें। मैंने यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट था जो हमें दिया गया था, जहां एक अकेला सोर्स,
ठीक है, हमने इस सर्किट को सॉल्व किया, हमें करंट्स मालूम चल गए। हमारे फोकस में यहाँ दो ब्रांचेस, एक तो 2 ओम वाली ब्रांच है क्योंकि इसका करंट हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, तो ये करंट यहाँ पर पहले केस में 6 एम्पियर है। हमारे फोकस में बीडी ब्रांच भी है क्योंकि नया जो सोर्स लगा है वो बीडी ब्रांच में लगा है, तो हमने देखा कि ये वाला करंट था 1 एम्पियर। ठीक है, तो अभी वाले हमारे लिए अभी यहाँ पर क्या है, 72 वोल्ट्स, ये हमारे लिए एक्साइटेशन है, और ये जो 1 एम्पियर हमें मिल रहा है ये हमारे लिए क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, फिर हमने नया सर्किट बनाया, हमने क्या किया, 72 वोल्ट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, यहां मैंने उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया हुआ, राइट। जो वोल्टेज सोर्स नया वाला लगा है वो यहां लगा हुआ है 36 वोल्ट्स, ये कहां पर लगा हुआ है, बीडी ब्रांच में, और अभी ये हमारे लिए क्या है, दिस इज द एक्साइटेशन। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, वो कह रहा है कि एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दें अगर हम, तो पहले एक्साइटेशन कहां पर था, 2 ओम के साथ लगा हुआ था, रिस्पॉन्स कहां पर था, बीडी वाली ब्रांच में था। इस बार देखो क्या हो गया है, जो एक्साइटेशन है वो बीडी वाली ब्रांच में है, तो नेचुरली जो मुझे रिस्पॉन्स देखना चाहिए वो मुझे कहां देखना चाहिए, 2 ओम वाली ब्रांच में देखना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्स को मैंने कहा आई, ये इंटरचेंज हो गए। तो ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ये क्या कहता है कि फर्स्ट केस में जो रेशियो था रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, है ना, रिस्पॉन्स कितना था 1 एम्पियर, एक्साइटेशन कितना था 72 वोल्ट्स, सो दिस वाज द रेशियो। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या है, आई है, एक्साइटेशन कितना है 36। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि क्योंकि हमने इनको एग्जैक्ट इंटरचेंज किया हुआ है, दिस शुड रिमेन सेम, which means that this I can be easily calculated. This is 36 by 72 amps, which is 0.5 amp. बस एक ही चीज होगी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा। क्यों होगा रिवर्स, क्योंकि वो हमें यहाँ से दिख रहा है, ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है बी, तो करंट इस तरफ आएगा और ये करंट यहाँ आ जाएगा, राइट। तो करंट की डायरेक्शन बस रिवर्स होगी, यानी 2 ओम्स के लिए वो लेफ्ट से राइट ना फ्लो होकर राइट से लेफ्ट फ्लो होगी। अब आप इन दोनों सर्किट्स को देखो, जो सेकेंड और थर्ड सर्किट है, अगर आप उनको देखो, this circuit is a case of superposition। दो अलग अलग सोर्सेज हैं, अब एक नया केस बना है जब दोनों सोर्सेज साथ में एक्ट कर, 72 और 36। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक के कारण करंट जो था वो I1 था, दूसरे के कारण जो करंट है वो I2 है, तो जब दोनों साथ में एक्ट करेंगे तो ये करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी इस केस में दिस विल बी 6 minus 0.5 amps, so this is 5.5 amps। So without solving a complete again like deriving the current in another circuit, हमने इस कंक्लूजन से जो इस रेसिप्रोसिटी का जो कंक्लूजन है उसकी हेल्प से हमने नेट करंट कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। रेसिप्रोसिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ नेटवर्क्स, इसको हम 2 पोर्ट नेटवर्क्स में भी आगे जाके पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि अगर हम रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो भी उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज ऑल वी हैव टू रिमेंबर। ओके, सो रेसिप्रोसिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो नेटवर्क है दैट शुड बी लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, बायलेटरल, और इसमें पैसिव एलिमेंट्स होने चाहिए जो ऑर्डिनरी एलिमेंट्स है, रेसिस्टेंसेस, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यानी उसमें डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, और पास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स हुआ करते थे, तो फिर वो यूनिलैटरल नेटवर्क होगा और वहां पर हम रेसिप्रोसिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे जाके हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल नेटवर्क्स क्या होते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क्स में, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज सफिशिएंट।
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है रेसिप्रोसिटी एंड मिलमैन्स थ्योरम बोथ। जो थर्ड थ्योरम है हमारी कंसिडरेशन में, वो एक सो कॉल्ड कॉम्पनसेशन थ्योरम। जब इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन जब आप उसको एक सिंपल सा डेरिवेशन करोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। हमारे पास मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क है, तो हम उसको इजीली थेवेनिन्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये जो सर्किट शो किया है, एक सिंपल सर्किट शो किया है जो कि एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, और एक लोड इंपीडेंस है Z। ये थ्योरम डील करता है कि अगर आपने इस इंपीडेंस में कोई छोटा सा चेंज कर दिया तो करंट में कितना चेंज आएगा, एक्यूरेट चेंज। फिर से वंस अगेन हमें ये थ्योरम इसलिए क्योंकि हमें फिर से वो सारी कैलकुलेशंस ना करनी। हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इंपीडेंस में छोटा सा चेंज आया तो करंट में जो चेंज आएगा वो कितना है, वही हमारा टारगेट है। तो वी आर फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा आई, चेंज इन करंट। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम कैसे वो चीज फाइंड आउट करेंगे। ये एक तरह का प्रूफ है इस थ्योरम के लिए। तो हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें एक इंपीडेंस है Z। Z से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। राइट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V व्हिच इज इक्वल टू I इनटू Z। अब क्या हुआ, इस नेटवर्क में चेंज आ गया। क्या चेंज आया, Z जो था उसमें डेल्टा Z का चेंज आ गया। ठीक है, वो चेंज आ गया Z प्लस डेल्टा Z। जब Z प्लस डेल्टा Z हो गया तो जो नेटवर्क दिखाई देगा अब वो ऐसा दिखाएगा। दिस इज VOC, दिस इज ZTH, एंड दिस इज डेल्टा Z प्लस डेल्टा Z। और ये जो करंट था जो कि पहले कैपिटल I था, अब ये करंट भी चेंज हो गया है। अब इसको हम कह रहे हैं I डैश। तो हम I डैश को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ VOC एंड टोटल इंपीडेंस विच इज ZTH, और ये वाला इंपीडेंस यानी कि Z प्लस डेल्टा Z। पहले जो करंट था वो I था, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो करंट है I प्लस डेल्टा I, यानी करंट में भी कुछ चेंज हुआ है, और हम डेल्टा I को कैलकुलेट कर। तो डेल्टा I क्या होगा, I डैश माइनस I डैश हमें मालूम था, I भी हमें मालूम था। इस सर्किट में I जो है दैट इज VOC बाय ZTH प्लस Z। तो I को हमने पुट कर दिया। सारी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डेल्टा आई एक रेशियो की तरह दिखाई देगा। वो रेशियो में हमें एक वोल्टेज दिखेगा VC, ये कॉम्पनसेशन वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पर हम C यूज कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, डिवाइडेड बाय Z प्लस डेल्टा Z प्लस ZTH। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेट हो रहा है I इंटू डेल्टा Z। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। I क्या था, ओरिजिनल करंट था। डेल्टा Z क्या था, जो चेंज हुआ है वो था। राइट, सो देखो, ओवरऑल जो इंपीडेंस था वो तो हमें मालूम ही है, Z भी पता था, ZTH भी पता था, और कितना चेंज आया वो भी हमें पता था। VC हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, वो भी हमें मालूम है क्योंकि I हमें मालूम था, और चेंज कितना है वो भी हमें मालूम था। तो ये सिंपल जो रेशियो है कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज और ओवरऑल इंपीडेंस, नाउ यही चेंज आएगा किसमें, करंट में। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द करंट हियर। फिर हमें सारा सर्किट फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ प्रूफ फॉर दिस। तो ये वाला जो नेटवर्क अब बना, आई रीड्रॉ इट। आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, डेल्टा आई को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। आप कैसे कैलकुलेट कर देते, ZTH को उसकी जगह रहने दो, जो नया वाला इंपीडेंस है वो है Z प्लस डेल्टा Z। VOC को आप डीएक्टिवेट कर दो, और एक नया कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज यहां पर लगा दो जिसको आप कह रहे हो VC। आप इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते थे, ओरिजिनल I मल्टीप्लाइड विद चेंज इन इंपीडेंस, यानी I इंटू डेल्टा Z। बस एक चीज होती कि I जो था, ओरिजिनल I, वो टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा था, डेल्टा I जो है वो बॉटम टू, मतलब वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिंग है या माइनस साइन है। दिस इज अ माइनस साइन हियर, इसलिए हमने अपोजिंग बनाया है। तो इसको हम कह रहे हैं कॉम्पनसेशन थ्योरम। आप कॉम्पनसेट कर रहे हो, चेंज इन Z में जब हुआ था तो चेंज इन I कितना हो। ठीक है, सो नाउ यू कैन हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट।
तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि अगर आपने Z को चेंज कर दिया डेल्टा Z से, तो the resulting changes that occur in the other branches are same as those which would have been caused by the injection of a voltage source of -I डेल्टा Z। बाकी सारे ब्रांचेस में जो चेंज आएगा, आप उसको देखने के लिए क्या करो, इस वाली ये जो वोल्टेज है I इंटू डेल्टा Z, अपोजिंग तरह से लगाना है, माइनस साइन है, वैसा आप लगा दोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। तो ये उसका प्रूफ है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा आई, चेंज इन करंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। आपको आई पता था, डेल्टा जेड पता था, तो आप ये कर कैलकुलेट कर लो, आई इंटू डेल्टा जेड। सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिमूव नहीं, आप उनको डीएक्टिवेट कर दो। इस मैग्नीट्यूड का एक सोर्स लगाओ, वोल्टेज सोर्स, जिसको मैंने वीसी कहा था, इन सीरीज विद द ब्रांच। पोलैरिटी ऑफ वीसी ऐसी होनी चाहिए कि अपोज करे डायरेक्शन ऑफ करंट आई को। आई क्या है, जो ओरिजिनल करंट था विदाउट चेंज इन जेड। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो और यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा आई। दिस थ्योरम इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन थ्योरम। तो इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूं। मान लो एक नेटवर्क है जहां पे एक रेजिस्टेंस है आर। आर की वैल्यू पहले थी 4 ओम्स, और उसको चेंज, बाद में उसको चेंज कर दिया गया 4 ओम से 2 ओम कर दिया। तो हमें इस नेटवर्क के लिए कॉम्पनसेशन थ्योरम वेरीफाई करना है। तो ओरिजिनल आर कितना था, उसको मैं R1 लिख लेता हूं, 4 था। R2 कितना था, 2 था। यानी जो चेंज हुआ इंपीडेंस में, दैट चेंज इज 2 माइनस 4 ओम्स, यानी कि -2 ओम्स। राइट। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो ये हमारा नेटवर्क है। आर की दो वैल्यूज ली, पहले हमने 4 लिया। इस 4 के लिए हमने करंट कैलकुलेट किया, 2 के लिए हमने करंट कैलकुलेट किया। और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, मैंने कैलकुलेशंस करके रखे। यहां पर मैंने कैलकुलेट किया करंट, लेट अस कॉल दिस करंट एज I1। आप लोग इसको करके देखना। दिस I1 comes out to be equal to 2/11 amps। फिर क्या हुआ, रेसिस्टेंस चेंज हो गया, 4 की जगह 2 हो गया। इस करंट को हम कह लेते हैं I2। ये वाला करंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो I2 comes out to be equal to 1/13 amps। सिंपल सर्किट है, आप एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो देखो चेंज इन इंपीडेंस कितना हुआ, डेल्टा जेड कितना था, अभी अभी हमने देखा -2 ओम्स। चेंज इन करंट कितना हो गया, I2 माइनस I1, यानी 1/13 माइनस 2/11। एंड दैट चेंज अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8/143 एम्प्स। ये चेंज इन करंट हुआ उस ब्रांच में। ये तो हमने नॉर्मल प्रोसीजर से कैलकुलेट किया। इसको अगर आप कॉम्पनसेशन थ्योरम से करते तो आप कैसे कैलकुलेट करते। कॉम्पनसेशन थ्योरम से करने के लिए मैंने जो स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले तो आप डीएक्टिवेट कर देते बाकी सोर्सेज को, तो 1 वोल्ट डीएक्टिवेट हो गया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। और जो नया इंपीडेंस है वो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 ओम्स। और यहां पर एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स, जिसको मैंने कहा था VC। और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, दिस वैल्यू वाज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू इंपीडेंस, ओरिजिनल इंपीडेंस। राइट। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डेल्टा आई जो दिखाई देगा इस सर्किट में, VC आपको पता नहीं है, VC आपने कैलकुलेट किया। आपने जब अकॉर्डिंगली जब आप डेल्टा आई निकालोगे, ये करंट निकालोगे, और डेल्टा आई जब आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8/143 एम्प्स। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई कॉम्पनसेशन थ्योरम फॉर दिस। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पनसेशन थ्योरम। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, और नॉन लीनियर होगा तो अगेन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। फाइनली जो थ्योरम है दैट इज कॉल्ड टेलेगेंस थ्योरम। ये एक बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म है जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक सर्किट में। बेसिकली दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ पावर। राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्ररी लम्प्ड नेटवर्क है, यानी उसके जो पैरामीटर्स हैं वो लम्प्ड पैरामीटर है R, L और C,
उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस भी हैं, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, रेफरेंस पोलैरिटीज हमें पता है v1 v2 विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस नोड, और हमें ब्रांचेस के करंट्स भी पता है। तो दिस थ्योरम सेज दैट द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू ऑल ब्रांचेस इज जीरो, व्हिच एसेंशियली इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट में जो आप पावर देखोगे, अगर वो सोर्स है तो पावर को आप पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग लोगे, लोड है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग लोगे, उन सारी पावर्स का जब अलजेब्राइक सम करोगे तो वो जीरो होगा, विच इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि उस नेटवर्क के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो उसी में कंज्यूम भी हो रही है, राइट। सो टेलीगेंस थ्योरम एक बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसमें आप नॉर्मली क्या करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि एक नेटवर्क है और आप इसमें टेलीगेंस थ्योरम को वेरीफाई करो, तो आपने क्या करना है, सारे वोल्टेजेस करंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, हर एलिमेंट का पावर आप कैलकुलेट कर दो, जब आप उनका अलजेब्राइक सम करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये जो थ्योरम है ये नेचुरली इट इज बेस्ड ऑन टू किरचॉफ लॉज, केसीएल एंड केवीएल। केवीएल हमें पता है कि वो ऑलरेडी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट, मतलब उसी पर बेस्ड है वो। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो दिस थ्योरम इज आल्सो लाइक अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हाँ, इसमें जो इंटरेस्टिंग केसेस आएंगे वो तब आएंगे जब नेटवर्क जो है वो एक एसी नेटवर्क है, एसी सर्किट है, तो उस केस में हम इसको पावर को हम वैसे कैलकुलेट करेंगे जो हम एसी सर्किट्स में करते थे, यानी ये जो पावर होगी, दिस पावर विल बी एपरेंट पावर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम एपरेंट पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हम देख रहे हैं उसका वोल्टेज, उसका करंट, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, करंट का कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें एक रियल पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे रियल पावर, और एक इमेजिनरी पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर। तो रियल पावर प्लस जे टाइम्स रिएक्टिव पावर, दैट इज द एपरेंट पावर। तो एसी नेटवर्क में जब आप एपरेंट पावर्स का सम देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो इसको भी जब वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वो बहुत इजी है, उसमें कुछ हमें बहुत कुछ करना नहीं है। तो हम सारे वोल्टेजेस, करंट्स को देखेंगे, अगर अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में होंगे तो स्टिल इट विल बी वैलिड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्योरम्स जो हमने और